हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। तो वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, जितने भी आप पढ़े हो कि कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, तो सब ऑर्गेनाइजेशन ही है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए बनते ही नहीं हैं। उनका पर्पस ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। तो फिर यहाँ क्वेश्चन है कि फिर क्या पर्पस है, क्या मोटिव है? तो मोटिव होता है सर्विस देना। जैसे कोई क्लब है, रिक्रिएशन क्लब होता है, एंटरटेनमेंट क्लब होता है, तो वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ एंटरटेन होता है, एंजॉय करते हैं। ऑडिटोरियम होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है, स्विमिंग पूल होता है, उसके अंदर लाइब्रेरी भी होता है। तो वो उनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना उसके जो मेंबर्स हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पूरे पब्लिक के लिए होते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, सारे हॉस्पिटल नहीं होते नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के नहीं बनते। और स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट एसोसिएशन होते हैं। जैसे नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर राजस्थान में, वहाँ पे फ्री में पोलियो का ऑपरेशन होता है, कोई भी जा सकता है। और जीटी हॉस्पिटल है मुंबई में। वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मैं जो बड़े बड़े नाम हैं वो बताते हैं। बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल हैं, तो इस तरह का है। कुछ गवर्नमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है। वैसे तो गवर्नमेंट के अक्सर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो इनका पर्पस होता क्या है? तो कोई कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। वैसे छोटे मोटे स्पोर्ट्स क्लब बहुत सारे होते हैं। हम बड़े का नाम लें, जैसे BCCI भारत में है, अपने देश का है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो वो क्या करता है, वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए होता है। इंडियन हॉकी फेडरेशन हॉकी को प्रमोट करने के लिए होता है। बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक का कोई भी पर्सन वहाँ जा सकता है, कुछ फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, लाइब्रेरी है, वहाँ का मेंबर बन जाए और वहाँ अपना बुक्स को पढ़े, बैठ के पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर बुक्स को पढ़ सकता है। स्कूल कॉलेज तो NPO है ही। अब यहाँ स्कूल कॉलेज में आपको मन में आ सकता है डाउट कि भाई स्कूल कॉलेज तो फीस लेते हैं, तो NPO कैसे हुए? एक्चुअली फ़ीस लेते हैं या नहीं लेते हैं उससे हम डिसाइड नहीं करते NPO हैं कि नहीं है। उसका जो सरप्लस होता है, जैसे इनकम आती है फिर एक्सपेंस होता है, जो बच जाता है सरप्लस, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, बिजनेस फॉर्म में प्रॉफिट कहा जाता है। और NPO मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको सरप्लस बोलते हैं। तो उसका कोई भी मेंबर जो होता है उसको अपने घर नहीं ले जाएगा पैसा। अब यहाँ मेंबर का मतलब एम्प्लॉय मत समझना आप। मेंबर का मीनिंग होता है जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसे देते हैं NPO को, वो मेंबर्स होते हैं। तो जो सरप्लस बच जाता है वो उसमें से कोई अपने घर नहीं ले जाएगा, उसी में लगा देगा, वो एक जमा करते चले जाएंगे। वो फंड होता है, कैपिटल फंड के नाम से बोलते हैं। जैसे बिजनेस फर्म में कैपिटल होता है, तो NPO में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट में NPO कहते हैं। तो NPO में कैपिटल फंड बोलते हैं।
तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। मीनिंग ज़रा सा अगर डिफिनीशन कोई पूछे, एग्ज़ाम में पूछे तो आप क्या लिखोगे, तो आप ये लिख सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विच आर फॉर्म्ड जो बनाए जाते हैं, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मीन्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते, उनका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। तो फिर क्वेश्चन है किस लिए बनाए जाते हैं, तो आगे लिखा बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और इट्स मेंबर्स। तो जितने एनपीओ होते हैं या तो वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी हो, या उसके मेंबर। कुछ ऐसे होते हैं एनपीओ जो केवल अपने मेंबर को ही सर्विस देते हैं, सबको नहीं देते। जैसे आप कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ का अपना खुद का क्लब होता है, तो सबके लिए नहीं होता। ऑफिसर्स क्लब होता है, वर्कर क्लब होता है, तो वो कॉमन पब्लिक के लिए नहीं होता। तो कुछ एनपीओ सोसाइटी को सर्विस देते हैं, कुछ होते हैं केवल अपने मेंबर को सर्विस देते हैं। और टू प्रमोट, कुछ एनपीओ होते हैं जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जिसमें डांस और फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ये सब फंक्शंस होते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब होते हैं। और लाइब्रेरी भी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी। तो अब लाइब्रेरी भी तो बुक्स ही लोग पढ़ते हैं जाके, तो एजुकेशन ही प्रमोट हो रहा है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं कुछ एनपीओ। और जैसे मैंने बताया बीसीसीआई, इंडियन हॉकी फेडरेशन, और भी है, बहुत सारा है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे क्लब होते हैं। तो और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल एनपीओ नहीं होते। जो हॉस्पिटल कम पैसे में इलाज करते हैं और उससे जो इनकम आती है, सरप्लस बचता है, वो मेंबर अपने नहीं ले जाते उस सरप्लस को। मेन एनपीओ का पहचान यही है कि जो सरप्लस आएगा मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, सरप्लस कहते हैं। जैसे बिजनेस फर्म होती है तो हम उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोग बना चुके हैं, तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। एनपीओ का है तो उसको सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि जो सरप्लस आता है उसको मेंबर अपने घर नहीं ले जा सकते, शेयर नहीं कर सकते उसको, वो उसी एनपीओ के ही डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एनपीओ के। रिक्रिएशन क्लब, रिक्रिएशन क्लब होते हैं, मनोरंजन क्लब, जो अक्सर ये मेंबर्स के लिए ही होते हैं, जो मेंबर होता है उसी के लिए होता है, ये इस तरह के जो क्लब होते हैं। कल्चरल सोसाइटीज होती हैं जो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और फेस्टिवल वगैरह पर कैसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग अपना तरीक़ा से करते हैं, सब लोग मिल के। और स्कूल्स हैं, तो स्कूल भी एनपीओ है। स्कूल फ़ीस भले लेता है, लेकिन फ़ीस तो लेता है एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस के बाद बचता भी है, ऐसा नहीं कि टोटल एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन उसको मेंबर्स जो होते हैं उसको अपने घर नहीं ले जाएंगे, उसी स्कूल को डेवलप करने में लगा देंगे। कॉलेज हो गया, उसी तरह स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी, रिलीजियस ट्रस्ट। तो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वो। तो इस तरह के चैरिटेबल होते हैं, कुछ चैरिटी का काम करते हैं, जैसे आर्य समाज है, साईं समिति है, इस तरह के हैं। तो अपना ये इनका पर्पस अपना कुछ न कुछ सोशल सर्विस, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चर एट्सेट्रा होता है। ये एग्जांपल हो गए। अब इनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इनके खास बातें क्या है, जो हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, तो उसके बेस पे हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी पहचान क्या है, फीचर्स भी बोल सकते हैं, एनपीओ के फीचर्स क्या हैं। तो एनपीओ के फीचर्स हैं, तो पहला है फीचर सर्विस मोटिव। अभी मैंने बताया कि एनपीओ जितने भी होते हैं उनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं होता। सरप्लस बच भी जाता है तो उसको उसी एनपीओ के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है, या पैसा इकट्ठा है तो फंड जमा करके इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कुछ इनकम आए।
और जब इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो उसमें डेवलपमेंट में लगा देंगे। लेकिन कोई भी मेंबर, यहाँ मेंबर से मतलब होता है, एम्प्लॉय मत समझना आप मेंबर से। एम्प्लॉय तो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उस तनख्वाह पे काम करते हैं। यहाँ बात हो रही है मेंबर्स की, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं एनपीओ को और बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, सोशल सर्विस करेंगे। तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, अपना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसका दूसरा फीचर है सेपरेट एंटिटी। एनपीओ की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसके मेंबर से अलग होती है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। हर स्टेट का अपना अपना एक्ट है, सोसाइटीज एक्ट होता है, तो उस पर उनका अलग पहचान होता है। मेंबर्स की पहचान अलग है, एनपीओ की पहचान अलग है। जैसे कंपनी में होता है, आप पढ़े होंगे 11th में, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड इसका फीचर है फॉर्म। इसका जो फॉर्म होता है वो रिलीजियस ट्रस्ट, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल सोसाइटीज, इस तरह के नाम से बनता है इनका। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो स्कूल कॉलेज तो आप जानते ही हैं कि फ़ीस आता है स्टूडेंट से, उससे चलता है, डोनेशंस भी आते हैं। और लेकिन बाकी हम ओवरऑल बात करें एनपीओ का, तो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि ये है तो डोनेशन की ही तरह, लेकिन ये मेंबर से रेगुलरली मिलता रहता है और फिक्स अमाउंट होता है, इसलिए इसको सब्सक्रिप्शन का नाम अलग से किया जाता है। और डोनेशन है, डोनेशन जैसे कि वो कोई रेगुलर रिसीट नहीं है, ये मतलब रेगुलर कोई मेंबर की तरह सब्सक्रिप्शन की तरह नहीं आता। ये किसी को मन हुआ जब दे दिया तो डोनेशन हो गया, चाहे मेंबर से आए चाहे नॉन मेंबर से आए, ये डोनेशन है जो फिक्स अमाउंट नहीं है। ये कभी किसी से आ गया, कभी किसी से आ गया, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ग्रांट है, ग्रांट भी एक तरह का डोनेशन ही है। गवर्नमेंट ग्रांट आता है, गवर्नमेंट भी देखती है कि अगर एनपीओ कोई अच्छा काम कर रहा है तो गवर्नमेंट भी डोनेशन देती है, तो उसको ग्रांट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब एनपीओ है वो इन्वेस्ट क्यों करेगा, तो इन्वेस्ट करते हैं जैसे उनके पास सरप्लस जो आता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस सरप्लस, तो उसको ये पैसे जमा करते जाते हैं। और चूँकि एनपीओ में पैसा फालतू पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कि पैसा भी सेफ पड़ा रहेगा। जैसे बॉन्ड वगैरह में करते हैं, शेयर वगैरह में ये नहीं करते इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो रिस्की होता है और इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव भी नहीं है। तो पैसे को सेफ रखने के लिए और कुछ इनकम भी आती रहे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे इंटरेस्ट आता रहता है। और अगला जो फीचर है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, तो जैसा कि मैंने बताया जो लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं वो मेंबर होते हैं और वही मेंबर्स ही इसको मैनेज करते हैं एनपीओ को। अब सारे मेंबर तो मैनेज करेंगे नहीं, मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है, उसमें से कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, जिनको ज़्यादा वोट पड़ता है वही लोग उसको मैनेज करते हैं। सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, उनका डिजिग्नेशन होता है, तो वो लोग उसको मैनेज करते हैं, देखभाल करते हैं। अब हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में इनका, जैसे आप किसी बिजनेस फर्म का अकाउंट होता है, किसी बिजनेस फर्म का अकाउंट होता है कि कैश बुक बनता है, लेजर बनता है, इसमें भी बनता है और तरीका भी बिल्कुल वही होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता है कैश बुक लेजर का। हाँ, और ये रजिस्टर ऑफ असेट्स रखते हैं एनपीओ में, कौन कौन से असेट्स हैं उनका लिस्ट बना के रखते हैं ये। उसमें कब परचेज किया गया था, क्या सामान था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसका रिकॉर्ड रखते हैं ताकि असेट्स इधर उधर ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसलिए उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और एक मेंबर का रजिस्टर होता है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं एनपीओ में। तो मेंबर्स मैंने बताया जो रेगुलर पैसे देते रहते हैं, इनको सब्सक्रिप्शन के नाम से कहते हैं, उसको हिंदी में चंदा बोलते हैं, चंदा। तो चंदा यहाँ पे आता है, तो ये सोशल वर्क के लिए, चैरिटेबल के लिए, सर्विसेज के लिए आता रहता है। तो और इसका अगला जो फीचर है एनपीओ का, उसके बारे में बात करते हैं। ऑडिट, इनका ऑडिट भी होता है। ऑडिट क्या है, तो ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन होता है, चेक होता है कि जो हिसाब किताब रखा गया है, और इनका जो ऑडिट होता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट से ऑफिसर आते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इनका रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कानून होता है, उसके अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एनपीओ जिस पर्पज़ के लिए बना है, तो पैसे बहुत सारे आते रहते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में, डोनेशन के रूप में, तो उन पैसे का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस पर्पज़ के लिए एनपीओ बना है उसी पर्पज़ के लिए पैसे यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका अकाउंट प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, उसको ऑडिट बोलते हैं। इसके बाद है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड अभी जैसे मैंने बताया, बिजनेस फर्म में कैपिटल के नाम से होता है अकाउंट, और एनपीओ में कैपिटल फंड के नाम से अकाउंट होता है। तो और कैपिटल फंड बनता कैसे है, जो ये सब सरप्लस जो बनता है, सरप्लस क्या बताए थे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो उसे सरप्लस आता है। तो सरप्लस को क्या करते हैं, चूँकि ये अपने घर कोई ले नहीं जाता, तो उसको जमा करते जाते हैं, एक्यूमुलेट होता रहता है, उसी को कैपिटल फंड नाम देते हैं। या और कोई ऐसा स्पेसिफिक डोनेशन मिल जाता है, जैसे लेगेसी है, एंडोमेंट फंड है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये सब कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाते चले जाते हैं। और इसे जो टर्म मैंने बताया अभी आपको, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी सबका अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट। जैसे बिजनेस फर्म का हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो एनपीओ का भी बनेगा फाइनल अकाउंट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें 3 फाइनल अकाउंट बनते हैं मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। तो रिसीट पेमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पैसे आए रिसीट और पैसे गए पेमेंट। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आप लोग कैश बुक बना चुके हैं 11th क्लास में, तो उसमें भी आता है जितने पैसे आए तो डेबिट, पैसे गए तो क्रेडिट। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम क्या है, इनकम अब इनकम आपके लिए नया वर्ड नहीं है, तो इनकम आता है और एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसके लिए अकाउंट बनता है। ये अकाउंट जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है बिजनेस फर्म में, उसी कंसेप्ट पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एकदम उसी कंसेप्ट पे। डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट में इनकम गेन, और जो बैलेंस निकालेंगे तो सरप्लस या डेफिसिट। अगर इनकम ज़्यादा है तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस बोलते हैं। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, तो डेफिसिट। डेफिसिट माने कमी, शॉर्टेज, मतलब कम इनकम आई, उससे अधिक हमने खर्च कर दिया, तो डेफिसिट। और बैलेंस शीट भी आप पहले से जानते हैं, एक स्टेटमेंट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी शो करते हैं, मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड शो करते हैं, और राइट हैंड साइड असेट्स दिखाते हैं, क्या क्या असेट्स हैं एनपीओ में। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक एक करके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आप जान लें। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक का समरी है। तो समरी मतलब किस तरह से है, जैसे कैश बुक आप बनाए हैं क्लास 11th में, कि उसमें पैसे आना डेबिट, पैसे जाना क्रेडिट। किसी भी सोर्स से पैसे आए तो डेबिट साइड, और किसी भी आइटम में पैसे गए, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट। लेकिन रिसीट पेमेंट एनुअल बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग, लेकिन और कैश बुक डेट वाइज बनता है, क्योंकि जनरल का पार्ट है, आप लोग पढ़े हैं कि उसमें डेट का कॉलम भी होता है। तो पर डे जो भी पैसे आए गए वो रोज़ का रोज़ रिकॉर्ड होता है। लेकिन रिसीट पेमेंट साल में एक बार बनता है, कि जैसे एक आइटम का टोटल दिखा दिए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन रोज़ ही आता रहता है एनपीओ में, रेगुलर इनकम है। तो कैश बुक में तो डेट वाइज लिखा जाएगा, आज कितना आया वो आज लिखा जाएगा, कल आएगा तो कल लिखाएगा, परसों आएगा तो परसों लिखा जाएगा। लेकिन रिसीट पेमेंट में क्या होगा, पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन आया इकट्ठा लिख देते हैं, इसीलिए इसको समरी बोलते हैं।
जैसे हम सैलरी स्टाफ को पे कर रहे हैं तो कैश बुक में जिस डेट को पे कर रहे हैं उस डेट को लिखाएगा, हर महीने पे होगा, हर महीने लिखाएगा डेट वाइज। तो लेकिन रिसीट पेमेंट में भी सैलरी आएगा पेमेंट साइड, लेकिन उसमें पूरे ईयर में कितना पेमेंट हुआ इकट्ठा आ जाएगा, इसलिए इसको समरी बोलते हैं। तो कैश बुक में डेट वाइज एंट्री होती है, डिटेल होता है, और रिसीट पेमेंट समरी होता है। उसमें एनुअल पूरे एक ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का टोटल लिखा जाता है, कितना पैसा आया, किस आइटम से कितना पैसा गया। इसका फॉर्मेट बताएंगे आगे और क्लियर हो जाएगा। और ये रियल अकाउंट है क्योंकि कैश का बैलेंस शो करता है, कैश का रिसीट शो करता है, कैश का पेमेंट शो करता है। तो क्योंकि कैश रियल अकाउंट है इसलिए रिसीट पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, उसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ओपनिंग बैलेंस से, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब ये रिसीट पेमेंट क्योंकि कैश बुक का समरी है तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा? कैश होगा या बैंक बैलेंस होगा? क्योंकि कैश बुक का समरी है ना, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो किस चीज़ का बैलेंस है? वो कैश का है या बैंक बैलेंस है? और कोई भी रियल अकाउंट हो, कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट होता है। हाँ, अगर नया नया खुला है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही। अब एनपीओ है तो अब कैश तो कभी भी खाली थोड़ी रहेगा सेफ, कैश तो कुछ न कुछ हमेशा रहता ही है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। और बैंक बैलेंस भी हमेशा रहता ही है कुछ न कुछ, तो बैंक बैलेंस आएगा, ओपनिंग भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा कैश बैलेंस। और इसके बाद ये ज़रा ध्यान देने की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, रिकॉर्ड्स बोथ द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। अब क्योंकि ये कैश बुक का समरी है तो इसमें कैश से मतलब है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का रिसीट हो या कैपिटल नेचर का रिसीट हो, या हम पेमेंट की बात करें तो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो या कैपिटल नेचर का पेमेंट हो, रिसीट पेमेंट तो आएगा क्योंकि रिसीट पेमेंट में पैसे से मतलब है। कैश किसी भी सोर्स से कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, अब वो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल नेचर का मतलब होता है जो नॉन रिकरिंग होता है, रेगुलर नहीं आता है, कभी कभार आता है। और रेवेन्यू नेचर का होता है जो रेगुलर होता है, रिकरिंग होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन रेगुलर आता है तो रेवेन्यू नेचर का है। और मान लेते हैं हम कोई फिक्स एसेट सेल करके पैसा आया, फर्नीचर बेच के पैसा आया तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन इसमें तो पैसे से मतलब है, किस सोर्स से आया तो वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे बस नाम लिख देंगे, हाँ सब्सक्रिप्शन से आया, लेगेसी से आया, इंश्योरेंस फी आया, लाइफ मेंबरशिप फी से आया। कुछ नए आइटम आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं तो वह उसका मीनिंग सब आगे बताएंगे हम। कुछ नए आइटम तो मिलेंगे ही क्योंकि ये एनपीओ है, तो एनपीओ है तो कुछ स्पेशल तो होगा ही होगा। तो और इसमें एक बात और है, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है तो इसमें पैसे आए करंट ईयर में तो करंट ईयर में रिकॉर्ड में हो जाएगा वो। अब वो हो सकता है पिछले साल का पैसा नहीं मिल पाया था, इस करंट ईयर में आके मिला, या कुछ नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया। तो इस रिसीट पेमेंट में जिस अकाउंटिंग ईयर में मिला है, रिसीव हुआ है, उसी अकाउंटिंग ईयर में शो होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के हेल्प से ही बनता है इनकम एक्सपेंडिचर। तो अब इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो अक्रूवल बेस पे बनता है, मीन्स उसमें सिर्फ करंट ईयर का ही आएगा इनकम और ये एक्सपेंस, वो पेमेंट हुआ हो ना हुआ हो, रिसीव हुआ हो ना हुआ हो। लेकिन रिसीट पेमेंट में जिस साल रिसीव होगा या जिस साल पेमेंट होगा उसी साल दिखेगा। तो ये बड़ा जानना ज़रूरी है, डिटेल आगे हम डिफरेंस भी बताएंगे। तो इसमें किस अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हुआ है या पेमेंट हुआ उसी अकाउंटिंग ईयर में शो होगा, वो रिलेटेड चाहे किसी भी ईयर से हो, प्रीवियस से हो, नेक्स्ट से हो, करंट से हो। इसके बाद रिसीट पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली कैश होगा, बैलेंस कैरीड डाउन अगर लिखा है रिसीट पेमेंट पक्का है कि वो कैश है, कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है। इसके बाद रिसीट पेमेंट अकाउंट में नो एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है रिसीट पेमेंट अकाउंट, जबकि एडजस्टमेंट तो सारे के सारे नॉन कैश होते हैं। मीन्स इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन आएंगे, कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा क्योंकि ये कैश बुक का समरी है, तो कैश वाले ही आइटम इसमें आएंगे, नॉन कैश
नहीं आएंगे। तो अभी रिसीट पेमेंट अकाउंट का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसका फॉर्मेट बताएंगे। वैसे आप कैशबुक जानते हो तो ये भी बना लोगे आप, बस डिफरेंस क्या है, ये एनुअली बनता है और कैशबुक डेट वाइज बनता है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कभी भी आपको एक बार में नहीं होता है वीडियो, एक बार दो बार ज़रूर देखना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना है तो, और ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए उसको जो बताया गया है आपको। तो अभी इतना ही डिटेल, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे।